गर्मी में नदी और पहाड़ियों के बीच बहू का मिट्टी का ससुराल। आप लोग जल्दी आने की कोशिश करिएगा, माँ जी और हम यहाँ अकेले हैं। आप लोग जानते हैं ना, आसपास कोई और नहीं रहता। तुम सब तो जानती हो कि हमारा काम कैसा है, महीनों तक बाहर रहना पड़ता है। हमने माँ को घर खर्च के लिए पैसे दे दिए हैं। तुम बाजू अपना और माँ का ध्यान रखना। हम जल्द से जल्द काम खत्म करके लौटने की कोशिश करेंगे। पांचों भाई शहर में ट्रक से सामान को एक शहर से दूसरे शहर ले जाने का काम करते थे। अपने पतियों के जाने के बाद अब पांचों बहुएं और उनकी सास सोमवती अकेली रह जाती हैं। ये लोग तो चले गए, लेकिन धोने के लिए इतने सारे कपड़े छोड़ गए और आज तो ढेर सारे बर्तन भी पड़े हैं। हम लोग बर्तन लेकर नदी किनारे जा रहे हैं। तुम लोग भी कपड़े लेकर आ जाओ, आज काफी सारा काम करना है। इन पांचों बहू की झोपड़ी बिल्कुल नदी के पास ही बनी थी। जहां एक तरफ उनकी झोपड़ी के पास नदी थी, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी बड़ी पहाड़ियां और नदी के बीच में ये पांचों बहुएं और उनकी सास रहा करती थी। पहले जब मुझे पता चला कि मेरा ससुराल ऐसी जगह पर है तो मुझे तो काफी टेंशन होने लगी कि मैं वहाँ पर कैसे रहूंगी, लेकिन अब तो यहाँ फायदा ही फायदा है। 4 कदम पर नदी है, आराम से घर के सारे काम हो जाते हैं और पहाड़ों की वजह से यहाँ आसपास काफी ठंडक भी रहती है। इसीलिए इस गर्मी के मौसम में भी हमें ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता। वही तो मैं सोच रही हूँ, क्यों ना आज खाने में कढ़ी चावल बना ले। काफी दिन हो गए कढ़ी चावल खाए हुए। जल्दी से काम खत्म कर कढ़ी चावल बनाते हैं। पांचों बहुएं गरीबी और झोपड़ी में ही सही, लेकिन हंसी खुशी अपने दिन काट रही थी। ऐसे ही 1-2 हफ्ते गुजर जाते हैं। आज आसमान में काले बादल छाए हुए थे और मौसम भी काफी ज्यादा खराब था। जोर जोर से तेज हवाएं चल रही थी। मुझे लगता है आज बहुत जोरों का तूफान आने वाला है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ बहू, चलो घर के अंदर चलते हैं। ऐसे मौसम में बाहर रहना ठीक नहीं है। सोमवती अपनी पांचों बहू को घर के अंदर ले जाती है, लेकिन तभी हवा का ऐसा झोंका आता है कि जिससे उनकी झोपड़ी ही टूटकर बिखर जाती है और अब पांचों बहुएं और सोमवती देखते ही देखते बेघर हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? अभी कुछ देर पहले तो हमारे सर पर छत थी और अब तूने उसे छीन लिया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? माँ जी, हमें किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। ऐसी खुली जगह हम लोगों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। पांचों बहुएं अपनी सास को लेकर एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती हैं। कई घंटे के बाद जब तूफान रुकता है तो पांचों बहुएं अपनी सास के साथ वापस अपनी झोपड़ी के पास आती हैं और देखती हैं कि झोपड़ी पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है और अब उसे दोबारा भी नहीं बनाया जा सकता है। ये सब इस घास फूस की झोपड़ी की वजह से हुआ है। अगर एक पक्का घर होता तो आज हम ऐसे बेघर नहीं होते। बहुओं, मेरी बात मानो तो हम गांव की तरफ चलते हैं। पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ पर अक्सर ऐसे तूफान आते रहते हैं। यहाँ हमारा रहना सही नहीं है। लेकिन माँ जी, अगर हम गांव में चले गए तो वहाँ रहेंगे कैसे? ये आसपास के गांव में पानी की काफी दिक्कत है, साथ ही गर्मी भी बड़ी है। यहाँ तो हमें ज्यादा गर्मी भी नहीं लगती और नदी तो बिल्कुल हमारे सामने ही है। माँ जी, हमें कुछ न कुछ जुगाड़ करके यहीं पर घर बनाना पड़ेगा, लेकिन इस बार हम घास का घर नहीं बनाएंगे। लेकिन बनाएं कैसे? ईंट पत्थर सीमेंट के लिए तो हमारे पास पैसे भी नहीं है। कुछ दिन पहले जब मैं गांव गई थी तो मैंने वहां देखा था कि सारे घर मिट्टी के बने हुए हैं। आज भी गांव में कई सारे लोग मिट्टी के घरों में ही रह रहे हैं और ये काफी मजबूत भी होते हैं। तो क्यों ना हम मिट्टी का ही घर बना ले। सविता बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन मिट्टी का घर बनाने के लिए हमें ढेर सारी गीली चिकनी मिट्टी की जरूरत है और यहाँ आसपास तो ये चिकनी मिट्टी है नहीं, तो हम क्या करें? हमारी आंखों के सामने ही नदी है और तुम कह रही हो यहाँ गीली मिट्टी नहीं है। तुम्हें याद है ना, जब भी हम नदी किनारे कपड़े धोते हैं तो कैसे मिट्टी की वजह से हमारे सारे कपड़े ज्यादातर गंदे हो जाते हैं। हम नदी से ही मिट्टी निकालते हैं और उसी से ही घर बनाते हैं। आंचल ठीक कह रही है, लेकिन नदी से यहाँ तक मिट्टी लाने में काफी समय लगेगा। एक काम करते हैं, हम लोग बिल्कुल नदी के करीब ही घर बनाते हैं तो हमारे लिए आसान होगा। अपनी उस टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर से अपनी जरूरत का सामान निकाल कर अब बड़े बड़े बर्तन और बाल्टी में वो पांचों बहुएं नदी से गीली मिट्टी भरती है। तो भाई सोमवती भी उनकी मदद करती है, जिसके बाद अब पांचों बहुएं गीली मिट्टी से धीरे धीरे करके अपने घर बनाने की शुरुआत करती हैं। मुझे तो लगा था कि मिट्टी का घर बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो एक दीवार बनाने में ही मुझे मेरी नानी याद आ गई। मिट्टी के घर को बनाने में तकरीबन हमें 3 से 4 दिन का समय तो लगेगा ही। मेहनत करेंगे तभी हमें फल मिलेगा। पांचों बहुएं अपनी सास के साथ दिन रात मेहनत करती हैं और आखिरकार 3 से 4 दिन के अंदर ही उन लोगों का एक मिट्टी का घर बनकर तैयार हो जाता है और सूखने के बाद अब वो घर काफी ज्यादा मजबूत होता है। देखा माँ जी, हमारा मिट्टी का घर कितना ज्यादा सुंदर है और मजबूत भी है। उसके अंदर कितनी ज्यादा ठंडक भी है। अब चाहे कितनी भी तेज हवाएं क्यों न चले, लेकिन हमारा घर टस से मस नहीं होगा।
तुम पांचों ने तो कमाल कर दिया, अब तो हम यहाँ आराम से रह सकते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सभी बहुएं जहां घर के कामों में लगी होती हैं, तो वहीं सविता आंचल के साथ मिलकर उसे गीली मिट्टी से थोड़े से बर्तन बना रही थी, जिसे देख अरे, ये तुम दोनों मिट्टी से बर्तन क्यों बना रही हो? घर में तो बर्तन है ना। हम लोगों ने सोचा मिट्टी के भी थोड़े बहुत बर्तन बना ले। वो क्या है ना, मिट्टी के बर्तन में बना हुआ खाना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। सविता, थोड़ी और बर्तन बना लो, शाम को सब्जी लेने के लिए हम गांव की तरफ तो जाना ही है, तो क्यों ना हम बाजार में मिट्टी के बर्तन बेचें। गांव होने के बावजूद भी गांव के सारे लोग स्टील के बर्तनों का ही इस्तेमाल करते हैं। आज हम गांव के लोगों को ही मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचेंगे, क्या पता इससे हमारी बिक्री हो जाए। सभी को माया का आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगता है, जिसके बाद अब सविता और आंचल मिलकर और भी ढेर सारे मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और उन्हें बाजार ले जाकर बेचते हैं, जहां पर लोग उनकी मिट्टी के बर्तन खरीदते भी हैं और उनके बर्तन भी काफी अच्छे होते हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि लोग मिट्टी के बर्तन जरूर खरीदेंगे। लोगों ने मिट्टी के बर्तन खरीदे भी और हमारी कमाई भी कितनी अच्छी हो गई। और तुम लोगों को याद है ना, उस औरत ने क्या कहा था कि उसे एक बड़ी हांडी भी चाहिए। बाजार में कई सारे लोग मिट्टी के खेल खिलौने भी बनाकर बेच रहे थे, तो मैं सोच रही हूँ कि हम खेल खिलौने के साथ साथ और भी छोटी मोटी चीज बनाकर बेच सकते हैं, जैसे घर के सजावट के सामान। पहाड़ियों और नदियों के बीच में अपना मिट्टी का घर बनाने के बाद अब पांचों बहुएं मिट्टी के बर्तन, सजावट का सामान और खेल खिलौने बनाकर बेचती हैं, जिससे वो 2-4 पैसे कमाकर अपनी जरूरत के लिए जोड़ रही थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। पांचों बहुएं नदी किनारे बने अपने मिट्टी के घर में काम कर रही होती हैं कि तभी वहां आसपास घूमने के लिए कुछ लोग आते हैं, जिसे देख सभी पति अपने पांचों बहू को बाहर बुलाती हैं। इन पहाड़ियों और नदी के बीच में कितना सुंदर मिट्टी का घर है। इन लोगों का क्या, आप लोग यहाँ अभी अभी आए हैं? नहीं, हम तो यहाँ काफी समय से रह रहे हैं, लेकिन हाँ, ये मिट्टी का घर हमने कुछ समय पहले ही बनाया है। वैसे आप लोग यहाँ घूमने के लिए आए हैं शायद? वो गर्मियों का मौसम है ना, तो अक्सर गर्मियों के मौसम में इस जगह पर काफी लोग घूमने के लिए आते हैं। हम लोग भी यहाँ घूमने के लिए आए हैं। घूमने आए सभी लोगों का पांचों बहुएं काफी अच्छे से स्वागत करती हैं और अब उन्हें अपने बनाए हुए मिट्टी के खिलौने, बर्तन वगैरह भी दिखाती हैं। ये मिट्टी के बर्तन तो काफी ज्यादा सुंदर है। मैं तो सोच रही हूँ 3-4 ले लूं, घर जाकर इनमें खाना बनाऊंगी। और ये खिलौने भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, मेरी भाभी के बच्चों के लिए ले लेती हूँ, इन्हें देखकर काफी खुश हो जाएंगे। तगड़ी गर्मी पड़ते ही उन पहाड़ियों और नदी के आसपास काफी सारे लोग घूमने के लिए आते हैं, जिससे अब उन पांचों बहू को अपना सामान बेचने के लिए शहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती और ये इन्हीं लोगों को अपना सामान बेचकर काफी पैसे कमाते हैं। थोड़े बहुत पैसे जुड़ते ही अब पांचों बहुएं उन्हीं मिट्टी के बर्तनों में मैगी, चाय और कुछ खाने पीने की चीजें बनाकर भी लोगों को बेचना शुरू कर देती हैं। पूरे दिन घर में ही क्यों ना 4-5 बार मैगी बनाकर खा लो, लेकिन पहाड़ी में ये मैगी और चाय की बात ही अलग होती है। सही कहा तुमने, सुबह से तीसरी बार खा रही हूँ मैं आपके यहाँ की मैगी। बहुत टेस्टी बनाते हैं आप लोग। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे इन पांचों बहू को मुनाफा भी अब काफी ज्यादा बढ़ने लगा था। एक समय ऐसा आता है कि अभी सभी बहुएं इसी नदी किनारे एक मिट्टी का छोटा सा ढाबा बनाती हैं और खाने पीने की कई तरह की चीजें बनाकर बेचती हैं। और अब तो सिर्फ टूरिस्ट ही नहीं बल्कि आसपास के शहर के लोग भी इस गर्मी के मौसम में इन जगहों पर आने लगे थे। जैसे अब पांचों बहुएं दिन का काफी अच्छा पैसा कमाती हैं। तुम पांचों ने तो कमाल कर दिया। पहले तो यहाँ साल साल भर किसी इंसान को देखे हुए जमाना हो जाता था, लेकिन अब देखो पलक झपकते ही कितने सारे लोग यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं और हमें कितना फायदा भी हो रहा है। अगर माँ जी उस तूफान में हमारी घास की झोपड़ी नहीं टूटती तो हम इन पहाड़ियों और नदी के बीच ये मिट्टी का घर नहीं बनाते, तो आज ये सब नहीं हो पाता। सही कहा, किसी ने कि भगवान जो करता है हमारे भले के लिए ही करता है। कुछ देर की तकलीफ देकर हमें जिंदगी भर का सुख दे देता है भगवान। इसी तरह पांचों बहुएं काम करती हैं और हंसी खुशी अपने परिवार के साथ अपना जीवन गुजारती हैं। आओ बहू रानी, घर के अंदर आ जाओ। अगले दिन सुबह स्नेहा अपनी पहली रसोई का खाना बनाने रसोई में आती है, जहाँ चावल दाल का बहुत बड़ा कट्टा रखा होता है। अरे बाप रे, इतने सारे दाल और इतने सारे चावल क्यों रखे हैं यहाँ पर? वैसे आज मेरी पहली रसोई है, पर यहाँ पर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या बनाऊं? कोई सब्जी भी नहीं दिखाई दे रही है। एक काम करती हूँ, लिस्ट बनाकर बाहर से मंगा लेती हूँ। स्नेहा लिस्ट लेकर अपनी सास के पास आती है। माँ जी, ये रसोई का कुछ सामान मंगाना था। कैसा सामान बहू, दिखाओ। उष्मा सामान की लिस्ट को अपने हाथ में लेती है। ये क्या बहू, पनीर, मटर, आलू, गोभी, छोले, राजमा, ये सब क्यों मंगवा रही हो? माँ जी, पहली रसोई का खाना बनाना है, पर रसोई में दाल और चावल के सिवा कुछ नहीं है।
अरे मेरी भोली बहू, चल मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ रसोई में कहाँ क्या रखा हुआ है। ऊष्मा बहू को लेकर रसोई में आती है और फ्रिज खोलती है। ये देखो, यहाँ फ्रिज में इमली, आम, टमाटर, धनिया, पुदीना, नारियल, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, आंवला सब कुछ रखा हुआ है और इन सभी को तुझे पीसना है और 10 तरह की चटनी बनाकर तैयार करनी और फिर दाल चावल बनाना है, क्योंकि हमारा पूरा परिवार दाल चावल के साथ 10 तरह की चटनी खाता है। बाप रे, इतनी सारी चटनी, ये लोग एक जन्म में खाने वाले। ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ। ऊष्मा के वहां से जाने के बाद स्नेहा बहुत बड़े पतीले में दाल चढ़ाती है, दूसरे पतीले में चावल चढ़ाती है। दाल चावल तो बन गया, अब एक काम करती हूँ, ये 10 तरह की चटनी यहाँ रख के इस मिक्सी में पीस लेती हूँ। अब स्नेहा इमली की चटनी, आम की चटनी, टमाटर की चटनी, लहसुन की चटनी, अदरक की चटनी, धनिया की चटनी, पुदीना की चटनी, लहसुन की चटनी, अदरक की चटनी, पालक की चटनी, सभी चटनी को एक एक करके मिक्सी में पीस लेती है और डाइनिंग टेबल पर सबके लिए गर्मा गर्म दाल चावल और 10 तरह की चटनी को परोसती है। क्या बात है बहू, बड़ी जल्दी तूने दाल चावल और 10 तरह की चटनी बनाकर तैयार कर दी। जी माँ जी, एक बार आप खाकर बताइए ना, आपको कैसा लगा इसका स्वाद। बहू, दाल चावल तो ठीक है, पर तेरी ये 10 तरह की चटनी में कुछ खास स्वाद नहीं आ रहा है। भाभी, ये कैसी चटनी बनाई है? न मिर्च है न चटपटी है, ऊपर से कितना पतला है, पानी की तरह। चटनी गाढ़ी होती है, गाढ़ी कभी खाई नहीं क्या आपने? माँ वाला स्वाद नहीं है स्नेहा तुम्हारे हाथ में। तुम्हारी ये 10 तरह की चटनी कुछ खास नहीं बनी। माँ वाला स्वाद तब आएगा ना जब माँ की तरह बनाया होगा। वैसे बहू, ये चटनी तूने कैसे बनाई, जरा बताएगी? माँ जी, मैंने इमली, आम, टमाटर, धनिया, पुदीना, नारियल, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक सभी को अच्छे तरीके से धोकर बारीक काट कर और मसाला पीसने वाली मिक्सी में एक एक कर ये 10 तरह की चटनी बनाई थी, पर पता नहीं क्यों आप लोगों को पसंद नहीं आई। यही तो गलती कर दी तूने मेरी पोता बहू, ये 10 तरह की चटनी मिक्सी में नहीं सिलबट्टे पर पीस कर बनाना था। हम लोग सिलबट्टे पर पिसी हुई चटनी ही खाते। अब एक काम करो, रसोई में जाकर दोबारा से 10 तरह की चटनी बनाओ, वो भी सिलबट्टे पर पीस कर। स्नेहा सभी चटनियों को लाकर डस्टबिन में फेंकती है और फ्रिज में से इमली, नारियल, लहसुन, लाल मिर्च, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, अदरक सभी को निकाल कर उनको पानी में धोती है, लहसुन की कलियों को हाथ से छीलती है और फिर उसके बाद एक एक करके 10 तरह की चटनी सिलबट्टे पर पीसती है और दोबारा अपने ससुराल वालों को परोसती है। हाँ पोता बहू, अब बनाया ना तूने 10 तरह का ये जबरदस्त चटनी। अब दाल चावल के साथ ये 10 तरह की चटनी खाकर मजा आ रहा है। इसी तरीके से 10 तरह की चटनी तुझे रोज बनानी है। इस बुढ़िया के शरीर का एक्सपायरी डेट कभी भी आ सकता है, लेकिन फिर भी ऑर्डर ऐसे कर रही है 10 तरह की चटनी की, जैसे चटनी नहीं खाई तो इसकी सांसें रुक जाएंगी। जी दादी सास, मैं बना दूंगी। अब इसी तरह स्नेहा रात के खाने में भी दाल चावल और 10 तरह की चटनी सिलबट्टे पर पीस रही होती है। ये इमली की चटनी बन गई, आम की चटनी बन गई, धनिया की चटनी बन गई। ये सभी चटनी तो फिर भी ठीक है, पर ये हरी मिर्च और लाल मिर्च की चटनी बनाने से मेरे पूरे हाथों में जलन हो रही है। एक काम करती हूँ, जल्दी से चटनी बनाने के बाद अपने हाथों को फ्रिज के बर्फ पर रखूंगी ताकि थोड़ी राहत मिले। स्नेहा 10 तरह की चटनी और दाल चावल बनाने के बाद फ्रीजर खोलकर अपना हाथ उसके अंदर रखकर कहती है, अब थोड़ी राहत मिल रही है। चलो अब सबको दाल चावल और ये 10 तरह की चटनी परोस देती हूँ। सभी लोग बड़े ही स्वाद लेकर दाल चावल और 10 तरह की चटनी को खा रहे होते हैं। वहीं स्नेहा की हालत अब 10 तरह की चटनी पीस पीस कर खराब होती जा रही थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। बहुत हो गया, अब मैं नहीं पीस रही है 10 तरह की चटनी और मुझे नहीं खाना दाल चावल के साथ 10 तरह की चटनी। मैं जा रही हूँ बाजार से कुछ सब्जियां लाने। स्नेहा बाजार से कुछ हरी सब्जियों को खरीदती और घर आती है। बहू, ये हरी सब्जियां तो किससे पूछ कर लेकर आई है? तुझे पता तो है कि तेरे ससुराल वाले दाल चावल उसके साथ 10 तरह की चटनी खाते हैं। माँ जी, हम रोज तो दाल चावल और 10 तरह की चटनी खाते ही है ना, पर एक दिन हरी सब्जियां खा लेंगे तो क्या हो जाएगा। और वैसे भी रोज रोज ये 10 तरह की चटनियां सिलबट्टे पर मुझसे नहीं पीसी जाती। भाभी, आप तो बड़ी कामचोर निकली। 2 से 4 दिन 10 तरह की चटनी दाल चावल के साथ क्या बनवा ली? आप तो बाजार जाकर हरी सब्जियां ही लेकर आ गई। इसके हरी सब्जी लाने से क्या होता है? मैं ये सारी हरी सब्जियां घर के बाहर खड़ी गाय भैंसों को खिला दूंगी, पर घर में बनेगा तो सिर्फ 10 तरह की चटनी और दाल चावल। अब ऊष्मा सभी हरी सब्जियों को लाकर घर के बाहर खड़ी गाय भैंसों को खिला देती है। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा रसोई में आकर फिर से 10 तरह की चटनियों को बनाने लगती है। हे भगवान, ये कैसा परिवार है, इन्हें सिर्फ अपने 10 तरह की चटनी और दाल चावल से मतलब है। और इधर मेरी ये हरी मिर्च, लाल मिर्च, लहसुन, पुदीना, आंवला, कच्चे आम, इमली, इन सभी 10 तरह की चटनी को सिलबट्टे पर रगड़ रगड़ कर पीसने से मेरे हाथ छिल गए। हाथों में जलन मच रही है और जैसे ही छिले हाथों में ये नमक मिर्च लग रहा है, मेरी तो जान निकली जा रही है। अब ना चाहते हुए भी स्नेहा मजबूरन दाल चावल और 10 तरह की चटनी बनाकर अपने ससुराल वालों को परोसती है। सभी लोग स्वाद के चटकारे लेकर दाल चावल और 10 तरह की चटनी खा रहे होते हैं, लेकिन परिवार के किसी भी सदस्य की निगाहें स्नेहा के तकलीफों पर नहीं जाती।
वाह भाई वाह, मजा आ गया। स्नेहा, अब तो तुम ये दाल चावल 10 तरह की चटनी बनाने में उस्ताद हो गई हो। हाँ सच में, शुरुआत में थोड़ा खराब था, पर अब तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। बहू के हाथ का ये 10 तरह का चटनी और दाल चावल। बहू ऐसे ही दाल चावल और 10 तरह की चटनी बनाकर हमें खिलाती रहो। जी खिला दूंगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अब रोज दाल चावल और 10 तरह की चटनी सिलबट्टे पर पीसते पीसते स्नेहा के हाथों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तभी मेरे हाथ लाल पड़ गए, पूरा हाथ छिल गया, हाथों में सूजन आ गई। मुझसे अब 10 तरह की चटनी सिलबट्टे पर नहीं पीसी जा रही। एक काम करती हूँ, ये सूती कपड़े को बर्फ के पानी में भिगोकर अपने दोनों हाथों में लपेट लेती हूँ, इससे मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। स्नेहा ठंडे पानी की पट्टी अपने दोनों हाथों में लपेट कर कमरे की तरफ जा रही होती है। स्नेहा, तुम्हारे हाथों में क्या हुआ? ये पट्टी क्यों लपेट रखी है? अरे बहू के हाथों को छोड़, पहले इससे ये पूछ कि इसने 10 तरह की चटनी और दाल चावल बना दिया ना, क्योंकि हम लोगों के खाने का टाइम हो गया है। हाँ 1 मिनट माँ, आप अभी थोड़ा रुकिए। स्नेहा लाओ अपना हाथ दिखाओ, क्या हुआ तुम्हारे हाथों में? अनीश स्नेहा के हाथों की पट्टी खोलता है, जहां स्नेहा के हाथ पूरी तरह से जख्मी हुए होते हैं। उसके हाथों में कई तरह के कट लगे हुए होते हैं और पूरा हाथ लाल पड़ा होता है। स्नेहा, तुम्हारे हाथ की कंडीशन तो बहुत खराब हो रही है। छोड़ो, तुम जाओ, तुम आराम करो। खाना पीना मैं और अनीता देख लेते हैं। अब अनीता और अनीश दोनों ही रसोई में आकर दाल चावल गैस पर चढ़ाते हैं और बैठकर 10 तरह की चटनी पीसने लगते हैं। तभी अनीश के हाथों में जलन होनी शुरू हो जाती है। अनीता, मैंने ये इमली की चटनी, आम की चटनी और टमाटर, धनिया, पुदीना, नारियल की और लाल मिर्च की चटनी बना दी है, और बाकी की चटनी अब तुम बना लो, क्योंकि मेरे हाथों में बहुत जलन मच रही है। ठीक है, लाइए मैं पीसती हूँ। अनीता अदरक, पुदीना, आंवला, हरी मिर्च की चटनी पीसती है कि तभी हरी मिर्च की कुछ बीजें उड़ती हुई अनीता की आंखों में चली जाती हैं। मेरी आंखें! अनीता की आंखों में मिर्ची इतनी तेज लगती है कि उसे कुछ सूझता ही नहीं और वह अपने उन्हीं मिर्ची वाले हाथों से अपनी आंखों को मसल लेती है। भैया, मम्मी को बुलाए, मेरी आंखें! अनीता और अनीश की आवाज सुनकर सारा ही परिवार रसोई के अंदर आता है। आ गई आप। आपको पता है 10 तरह की चटनी पीसने से मेरी और भैया की हालत कितनी खराब हो गई है। मेरी आंखों में मिर्ची चली गई है, भैया के हाथों में जलन मच रही है। और भाभी, आप कैसे बनाती हो ये 10 तरह की चटनी? मैं तो बहू हूँ इस घर की, तो मुझे तो किसी भी हालत में बनाना ही होगा। लेकिन आप लोग तो एक दिन में ही परेशान हो गए। ये कंडीशन तो मेरे साथ कई दिनों से हो रही है। मैं भी इसी तरह से परेशान बेचैन हो जाती थी ये 10 तरह की चटनी बनाते बनाते। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, बस बहुत हो गया। अब तुम भी नहीं बनाओगी ये 10 तरह की चटनी। माँ, आप अभी के अभी ये 10 तरह की चटनी बनवाना और खाना बंद करिए। अब घर में कभी कभार चटनी बनेगी, वो भी सिर्फ 1 से 2 तरीके की। बेटा तू सही कह रहा है। अपने बच्चों को परेशान देखकर आज मुझे भी एहसास हुआ कि मेरी बहू कितना परेशान हुई होगी। बहू, मुझे माफ कर दे, मैं जबरदस्ती तुझे ये 10 तरह की चटनी और दाल चावल बनवाती रही।